हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा 11th की फिजिक्स, जो 11th का सिलेबस है और उसमें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें ग्राफ की बात कर रहे हैं, जिसकी बात मैं कर रहा था कि बिना ग्राफ के हम लोग हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वेरिएशन की किसी भी दो क्वांटिटीज़ के बीच में, और फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि हमेशा इसकी बात होती है कि ये बदल रहा है, टाइम के साथ चीज़ें क्या हो रही हैं, अल्टीमेट डायमेंशन टाइम भी है, आपको पता ही है। इसकी बात हो भी चुकी है कि अल्टीमेट जो मेज़र्स हैं किसी भी चीज़ की, वो टाइम के साथ ही हम लोग मेज़र भी करते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि हम लोग समझने की कोशिश करें कि कोई चीज़ किसी के साथ कैसे बदल रही है। और भले ही बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वैसे तो हम लोग आगे बहुत जल्दी से पढ़ सकते हैं, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एनएलएम, दिस दैट, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को फोकस करना है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। यदि हम लोगों को बहुत टाइम भी लग जाता है बेसिक मैथमेटिक्स में, जिसके बिना फिजिक्स की समझ आधी रह जाएगी, बस फिनोमेना को हम लोग समझ पाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर रहे थे। कुछ स्ट्रेट लाइन जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है, तो वो हम लोग खींचते हैं। सो ड्रॉ फॉलोइंग ग्राफ। आप लोग जल्दी से स्ट्रेट लाइन ही मैं दूंगा, तो जल्दी से लिखिए ड्रॉ फॉलोइंग ग्राफ्स। पहला है सभी लोग ये ग्राफ, आप लोग ये जो मैं दिया हूँ, सभी लोग ग्राफ ये खींच लीजिए। उसके बाद मैं ग्राफ खींचता हूँ ताकि हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है जो वेरिएशन की, क्वांटिटीज़ की, वो आपकी बन जाए। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट ग्राफ खींच लिए। और हम लोग इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स नहीं है, वो तो मैथ्स है, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि बिना उसके मुश्किल होगा। तो जल्दी से सभी लोग, आप लोग इसका ग्राफ खींच लीजिए। याद होगा कि मैं कहा था कि दुनिया में केवल दो ही तरह की स्ट्रेट लाइन्स होते हैं, केवल दो तरह की स्ट्रेट लाइन होते हैं। एक होता है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट, और दूसरा होता है कांस्टेंट ना हो, डिपेंडेंसी हो, एक क्वांटिटी की डिपेंडेंसी दूसरे पे, तो पावर 1 हो, है ना। तो सभी लोग खींच लीजिए और फिर इसको सीखते हैं, आराम से धीरे धीरे सीखते हैं, क्योंकि सबकी जो लर्निंग स्पीड है अलग अलग होती है। तो खींचता हूँ मैं, चलिए। तो हम लोग खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्स, ये जो आप लोगों को ग्राफ दिख रहा है वाई एक्स, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, ये डिपेंडेंट एक्सिस होता है। इसका हम लोग, याद होगा मैं लास्ट क्लास में बोला था कि वाई का ग्राफ खींचते हैं, इसकी जगह वी टी और इस तरह कुछ भी, यहाँ पे मैं वी टी इस टाइप का भी लिख सकता था। तो आप लोग देख रहे होंगे ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, कोई रिलेशन नहीं है ना। जैसे x बराबर 0, तो बहुत कम लोगों को पता होता है कि x बराबर 0 है क्या। पहले तो ये जानो कि कोई क्वांटिटी यदि कांस्टेंट है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन होता है। यदि दूसरी वाली बदल रही हो तो ऑब्वियसली ये कंडीशन है। तो पहले तो एक और चीज़ बता दूं कि आप लोगों को याद होगा मैं कहा था कि x को बढ़ते रहना होगा, है ना। तो इसका मतलब x कांस्टेंट नहीं हो सकता। 1 2 3
ये तीन जो चीज़ें हैं ये ग्राफ नहीं है, क्योंकि ग्राफ का जो सेंस है उसमें से ये दिख रहा है कि जो ग्राफ का सेंस है वो तो नहीं आ रहा है। सो 1 2 3 में x कांस्टेंट है, जबकि x को बढ़ते रहना चाहिए। फिर भी मैं रिलेशन के नाम पे इसको खींच देता हूँ ताकि आपकी समझ बनी रहे। इसका मतलब ग्राफ इसमें केवल दूसरा है, चौथा है और सिक्स्थ है, ठीक है, ये समझना है। एनीवे, दूसरा हम लोग कोशिश करते हैं समझने की, जो ये y है, दूसरा समझने की कोशिश करते हैं कि x बराबर 0। तो ध्यान रखना y एक्सिस, जो y एक्सिस है, y एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है x बराबर 0 होता है। मतलब y एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे x की वैल्यू हर जगह क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली दूसरा ग्राफ खींचता हूं, y इज इक्वल टू 0। बहुत कम लोगों को पता होता है कि y इज इक्वल टू 0, ये जो दिख रहा है y इज इक्वल टू 0, ये कुछ और नहीं बल्कि ये x एक्सिस होता है। तो y इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 0 एक स्ट्रेट लाइन है, और वो कौन सी स्ट्रेट लाइन है, x वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिमाग में उठाओ। x इज इक्वल टू 0 वाला जो लाइन है, x एक्सिस है, वो y इज इक्वल टू 0 वाला इक्वेशन है ना, लाइन एक ये है। दूसरा एक और जो ध्यान रखने वाली बात है वो दिमाग में बैठा लो, जब भी कोई कांस्टेंट होगा वो पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अच्छा ये दोनों हो गया ना, x इज इक्वल टू 0 कौन सा स्ट्रेट लाइन है, y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस। अच्छा x इज इक्वल टू 2 क्या है, यदि मैं कहूं कि x इज इक्वल टू 2 क्या है, तो x इज इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो ये देखो x इज इक्वल टू 2 1 2, ये क्या है, x इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? यदि कोई कहेगा कि y इज इक्वल टू 4, लाइन खींचिए, ये सब लाइन है, ध्यान रखना। सो y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, तो दिमाग में बैठाओ कि y कांस्टेंट है। दुनिया का कोई भी चीज़, जब ग्राफ यदि खींचना है आपको, तो दुनिया का कोई भी चीज़ कांस्टेंट है और दो के बीच में ग्राफ है, दो क्वांटिटी के बीच में, तो कोई कांस्टेंट है तो पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 4, तो बताओ 4y ऊपर होगा कि 4y नीचे होगा, तो +4 है तो ऊपर होगा, यहाँ पे 4, और किसके पैरेलल खींचना है, x के। तो इसका मतलब ये क्या है, y इक्वल्स टू 4 है, ये समझना है। जैसे x इज इक्वल टू -6, तो x जब कांस्टेंट है तो ये किसके पैरेलल होगा, y के होगा। मतलब इसके पैरेलल लाइन खींचना है, दिमाग में बैठा लो कि इसके पैरेलल लाइन खींचना है, ये ओरिजिन है ना। तो x इज इक्वल टू -6, तो बताओ x -6 इधर होता है कि x -6 इधर होता है, इधर होता है, तो ये -6 है x, और किसके पैरेलल खींचना है, पहले हमें वो पॉइंट पकड़ना है ना, हमें ये पॉइंट पकड़ना है कि ये किधर की तरफ है, इधर की तरफ है कि इधर की तरफ है, यही, और पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये क्या है, x इज इक्वल टू -6 है। कोई दिक्कत? तो क्या आप लोग खींच सकते हैं y बराबर -10? आप लोगों में से क्या खींच सकते हैं? क्या y इज इक्वल टू -10 ग्राफ खींच सकते हो? जल्दी से फटाफट सभी लोग खींच लो, ताकि मैं खींचूं तो आप लोग समझ पाएं कि y इक्वल्स टू -10 कैसे होगा। सभी लोग खींच लो, और आप लोग देख रहे होंगे कि सब स्ट्रेट लाइन है। चलो मैं खींचता हूं, है ना।
y इक्वल्स टू -10। चलो ध्यान से सुनो, इसकी जगह आपको याद है ना कि फिजिक्स में vt, फोर्स, टाइम, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, इसका भी ख्याल रखना। और चाहे जो भी हो लेकिन दिमाग में बैठाना है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो कैसे फिजिक्स हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा, चाहे वो x के साथ हो, चाहे टाइम के साथ हो, चाहे एक्सेलरेशन के साथ हो, चाहे फोर्स के साथ हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी के साथ हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी के साथ हो। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है और किसी के साथ ग्राफ है तो वो पैरेलल टू दैट ग्राफ होगा। तो चलो देखते हैं, y -10 है, इसका मतलब ये x के पैरेलल होगा, कोई दिक्कत? अब हमें पता करना है खींचे कहां पर ना, ये दिक्कत है नहीं कहां पे खींचे, पैरेलल टू जो x एक्सिस के पैरेलल तो खींचना है पता है। और तीन ही तरह का ग्राफ खींचोगे, x एक्सिस के पैरेलल कैसे होगा, या तो इसी पर होगा, या तो ऊपर होगा, या तो नीचे होगा, इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। दिमाग में बैठाओ, मैं कह रहा हूं कि x एक्सिस के पैरेलल कितनी तरह की बातें हो सकती हैं, या तो x पर ही खींच दें, या तो थोड़ा ऊपर खींच दें, या तो थोड़ा नीचे खींच दें। ये तीन पॉसिबिलिटी के अलावा पॉसिबिलिटी होता भी नहीं है। तो चलो बताओ, y बराबर -10, तो बताओ क्या y ऊपर होता है -10 की y नीचे होता है -10? आपको पता है कि यहाँ पे -10 होता है, पता चल गया y -10। और आपको पता है करना क्या है, ये देखो, क्या आप लोग सीख गए सभी लोग? तो आप लोग सीख गए होंगे हमको लगता है। अब ये कहीं पे फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, प्रेशर, वॉल्यूम, दुनिया कोई भी चीज आएगा तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा। और हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। एक चीज और देखता हूं कि वो जो एक इक्वेशन दिया था जिसकी हेल्प से हमें इक्वेशन लिखना होगा कहीं पे, जरूरी होगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो देखता हूं कितने लोग इक्वेशन लिख पाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितने लोग इक्वेशन लिख पाते हैं। मैं आपको इक्वेशन देता हूं, ठीक है, और आप लोग इक्वेशन लिखिएगा जल्दी से। इमेजिन करो कि कोई बात हो रही है, कोई कह रहा है कि ऐसा है, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े होंगे, P है और V है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1,2 है और 4,1 है। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ऐसा ना हो कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स ऐसे पढ़ते रहें। और अब बताओ, कोई कहता है ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। अब देखो फिजिक्स की बात हो रही है, फिर हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में चले आएंगे। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो सब कुछ पढ़ने के बाद, मतलब पूरी फिजिक्स के बाद भी जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। रीजन ये होता है कि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पे ध्यान नहीं दिए होते हैं। तो दिमाग में बैठाओ कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग आगे फिजिक्स की चीजों को, कठिन से कठिन चीजों को समझ पाएं, कुछ कर पाएं। अब ये कोई कहेगा, आप लोगों को याद होगा कि ये वाला पढ़े भी होंगे आप लोग, PV बराबर nRT, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी लोग पढ़े होंगे। अब पता चला कि P और V ग्राफ दिया हुआ है और ये बात हो रही है कि बताइए टेम्परेचर इंक्रीजेज, चार ऑप्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, टेम्परेचर फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, कैन नॉट से, इस तरह का बहुत सारे मान लीजिए ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देख ही रहे होंगे। अब प्रॉब्लम ये क्या, अब कैसे करें, ये तो देखे ही नहीं, ये तो ऐसा है ही नहीं। ग्राफ बच्चे बहुत सारा पढ़ते, थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा तो भी वो नहीं कर पाते। तो मैं एग्जांपल लिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि आखिर ये टेम्परेचर के बारे में क्या कर पाएंगे। तो देखते हैं, P और V वेरिएशन है, देखो P और V वेरिएशन है और इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। दिक्कत है कि ये दोनों वेरी कर रहा है, अब ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। अब बताओ, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ये भी पता नहीं बदल रहा होगा। अब तीन रिलेशन है, जब तक दो में करेंगे नहीं कैसे समझ में आएगा।
तो सभी लोग, देखता हूँ कितने लोग कर लेते हैं, फिर तुम लोग इसको करना जल्दी से। इसका इक्वेशन निकाले बिना हम लोग नहीं जान पाएंगे कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बस याद दिला रहा हूँ कि कैसे फिजिक्स में चीज़ें आएंगी। बताओ, ये फिजिक्स ही तो है, प्रेशर वॉल्यूम, बल्कि इसको केमिस्ट्री भी मान लो आप, मतलब समझने की कोशिश करो कि किस तरीके से साइंस है। केमिस्ट्री में भी, बायो मान लो, बायो में कहीं पे बात हो रही होगी बायोलॉजी में कि भाई ये चीज़ें प्रेशर और ऐसे वॉल्यूम, बॉडी के अंदर कुछ बदल रहा है तो उसका टेम्परेचर का क्या हो रहा होगा, है ना। वायरस मारने के लिए, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा उसको करने के लिए बात हो रही है, हालांकि तो बहुत कठिन हो जाएगा। सो चलिए सभी लोग जल्दी से इसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो। सभी लोग, आपके पास 2 मिनट टाइम है, 2 मिनट, सभी लोग 2 मिनट के अंदर सभी लोग निकालें इक्वेशन का, इसको निकालें जल्दी से, इक्वेशन निकालें सभी लोग। चलिए ओके, आप लोगों को याद होगा, फिर से मैं रिलेट कर देता हूँ। सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो कि कठिन क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। याद करो, मैं आप लोगों को पढ़ा था y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। याद आ रहा है? बोलो। अब ये जो याद किया गया है ये फालतू का तो है नहीं, देखो आ गया। ये समझना है हम लोग को, आ गया ना। फिर ये समझना है हुआ क्या। देखो यहाँ पे मिटा मिटा के हमें P लिखना है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें y की जगह P लिखना है और x की जगह V लिखना है, तो यहाँ P हो जाएगा, यहाँ V हो जाएगा, और बाकी जितना भी आपको चीज दिख रहा है ये वैल्यूज हैं। x1 y1 मतलब x1 y1 मतलब v1 p1 v2 p2। कोई दिक्कत? बोलो तो करता हूं, देखो तो। अच्छा हाँ, जल्दी जल्दी में y मत लिख देना, देखो मैं लिख रहा हूं p माइनस, ये देखो ये v1 है, ये पहले x होता है, ये पहले x है, v1 p1 2, y2 माइनस y1, देखो ये v1 होता है, v1, ये y होता है, ये y होता है, ये y। सो y2 आपको याद है ना कि इसको पहले माने हैं, इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने हम लोग, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 4 माइनस 1। और जल्दी जल्दी में इसको क्या लिख देना, x मत लिख देना, v और v x माइनस x1, याद है ना, ये 1 है, ये 2 है। क्या आपको सॉल्व करने आता है ये? अब सोचो, मैं जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोग एक बहुत ही कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स का, जो अभी पढ़े भी नहीं है, बल्कि 9th-10th में हल्का फुल्का पीवी बराबर एनआरटी सीखे होंगे, उसको हम लोग कर रहे हैं। और इसको आपको मैं बता दूं, इंडिया में बहुत कम लोग, ये तो मैं आपको हिंट कर दिया ना, तो ये सब निकालने लगे, बहुत कम लोग इसको बता पाएंगे कि टेम्परेचर का क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, पहले बढ़ा दिन घटा, पहले घटा दिन बढ़ा, कुछ कह नहीं सकते, कैन नॉट से, ये प्रॉब्लम है। सो ये आसान नहीं है ना, तो ये समझने की कोशिश करना है। एनीवे, सो ये इक्वेशन है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कितने लोगों का कितना क्या सही है, बहुत सिंपल सा है। अब बताओ, यहाँ से P उठा के इसमें रख सकते हो कि नहीं, बताओ यहाँ पर, और T और V, अब P हट जाएगा, P उठा के रख लेना यहाँ पे, और T और V के बीच में रिलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग अभी बात नहीं करते हैं। ये मैं सिखाना चाहता था कि कहाँ पे जो पढ़ रहे हैं यूज होगा ये वाला। कोई दिक्कत? अच्छा, यदि हमको करना होता तो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को नजर आएगा कि बिना इसको मैं किए, मतलब ऐसे निकाले भी मैं कर सकता था। पता है, थोड़ा छोटा, ये धीरे धीरे सीख जाओगे, जब साइंस को सीख जाओगे तो हमको करना होगा तो मैं कहूँगा कि ऐसा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा होता है,
लेकिन अभी आप लोग सीख नहीं पा रहे होगे। कांस्टेंट टेम्परेचर ग्राफ यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, ये ऐसे। तो इसका मतलब साफ है कि टेम्परेचर पहले इंक्रीज किया होगा फिर डिक्रीज किया होगा, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर। देखो ये कम टेम्परेचर है और ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये और ज्यादा टेम्परेचर है, ये और ज्यादा टेम्परेचर है, ये और ज्यादा टेम्परेचर है। तो बताओ ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये कम टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर। चलो, हालांकि ये घबराने की जरूरत नहीं, घबराना मत, कोई भी, किसी को भी घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े तो हैं नहीं अभी तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ें यूज़ होंगी ना। तो ये जो ग्राफ फटाफट बना दिया हूँ, इसे घबराना नहीं है किसी को भी, कोई भी मत घबराना। चलो इसकी बात करते हैं, इसको पहले मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सीख गए आज, हम लोग सीख गए, स्ट्रेट लाइन सीख गए। चलो बच्चों, तो बताओ स्ट्रेट लाइन दुनिया में कितने तरह की होती है, चलो समझाओ, ताकि अच्छा आपको परसेंटेज बता दूं ताकि आपको खुशखबरी मिल जाए। 80% स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा आपके कोर्स में। कितना परसेंट? 80% स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसका मतलब हम लोग फिजिक्स के ग्राफ सेक्शन को 80% सीख गए। पहला पॉइंट, ये समझने वाली बात है, कोई दिक्कत? अच्छा बताओ स्ट्रेट लाइन कैसे पहचानोगे? खींचा हुआ हो तो दिख ही रहा होगा, लेकिन खींचना होगा तो कैसे पहचानोगे? बताओ सभी लोग। मैं बताता हूं दो तरीके से। यदि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, कॉपड़े में बताओ, यदि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, कोई भी, पूरे फिजिक्स में बहुत क्वांटिटीज हैं, यदि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा। बताओ यदि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू अदर एक्सिस होगा। मतलब v और t का ग्राफ खींचना है, और यदि v कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा और t के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? ये v है तो t के पैरेलल होगा। तो क्या सीख गए आप लोग? और दूसरा, यदि कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो दोनों वेरिएबल जो रिलेशन होगा उसका पावर 1 होगा, उसका पावर 1 होगा। इसके अलावा दुनिया में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता ही नहीं है। सीख गए सभी लोग? अब कोई स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत स्ट्रेट लाइन में? स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। और कुछ नई चीजें भी सीखे कि ये वाला एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन होता है और ये वाला एक्सिस भी स्ट्रेट लाइन होता है। और वो इक्वेशन क्या होता है समझ गए होंगे। यदि ये v है और ये t है, यदि ये v है ये t है, तो बताओ ये कौन सा इक्वेशन होता है? v बराबर 0। और ये कौन सा इक्वेशन होता है? t बराबर 0। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? एक तो ये पॉइंट है जो हम लोग को सीखना था। अब हम लोग आते हैं पैराबोला, आते हैं। अच्छा, पिछले वाले एग्जांपल से आप लोगों को आइडिया लगा, PV बराबर nRT से आइडिया लगा कि यदि हम लोग न पढ़ें और न समझें सीखें तो जब PV बराबर nRT में कोई क्वेश्चन आएगा तो चाहे किसी से पूछो चाहे खुद करो, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग ग्राफ सीख लें, है ना? नहीं तो फिजिक्स से आप नाता तोड़ लेंगे, और बहुतों को नाता तोड़ता हुआ मैं देखा हूँ। और रीज़न यही है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग शुरू से ही बेसिक कमज़ोर हो जाता है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता। तो हम लोग देख रहे हैं कि पैराबोला, ठीक है, ये बात है। चलो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पैराबोला का शेप याद है आप लोगों को? बोलो, पैराबोला का शेप याद है? क्योंकि शेप बहुत ज़रूरी है नोन कर्व्स के। तो शेप बता देता हूँ। देखिए पैराबोला ऐसे, पैराबोला 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 पैराबोला। एक बार पैराबोला ऐसे चलता है तो फिर चलता
चला जाता है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता, ये समझने की जरूरत है। कोई दिक्कत? तो पैराबोला पढ़ रहे हैं। अब रिलेशन कैसे पहचानेंगे? ये तो शेप था, रिलेशन कैसे पहचानेंगे? रिलेशन मान लीजिए एक कोई दे दिया है y बराबर एक्स स्क्वायर, दूसरा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, तीसरा v बराबर टी स्क्वायर माइनस टी, चौथा q स्क्वायर माइनस q बराबर टी प्लस 4, पांचवा q बराबर e स्क्वायर माइनस 10, छठा एक्सेलरेशन a प्लस 2 का स्क्वायर बराबर v माइनस 3, सातवां v माइनस टी का स्क्वायर बराबर v माइनस 2 का स्क्वायर बराबर t प्लस 10, आठवां v प्लस 10 का स्क्वायर प्लस x बराबर 2। सभी लोग लिख लो इसको, और मान लो इनको खींचना पड़े, सभी लोग लिख लो, और मान लो इनको हमें खींचना पड़े। मैं जानबूझ के yx के अलावा vt भी दिया हूँ, qt भी दिया हूँ, qe भी दिया हूँ, av भी दिया हूँ, जानबूझ के दिया हूँ ताकि ऐसा ना हो जाए कि आप लोग yx में मैथ्स की तरफ पढ़ लें, जान लें, और फिजिक्स वाला आपसे ना हो। बताओ, अब हम लोग को देखना है, स्टेप याद करो ग्राफ खींचने का। पहला है स्टेप एक्सिस खींचना, दूसरा है नेचर सोचना। तो नेचर तो सोचना पड़ेगा, तो नेचर सोचते हैं। कोई क्वांटिटी कांस्टेंट तो नहीं है, डिपेंड करता हुआ दिया हुआ है, तो कांस्टेंट छोड़ो, हो गया, खत्म, कांस्टेंट तो नहीं है। दूसरा स्ट्रेट लाइन है, क्या पावर 1 1 है? y का पावर 1 है तो x का पावर 2 है, y का पावर 1 है तो x का पावर 2 है। और ध्यान देना है, हम लोगों को हायर पावर देखना है, कम वाला नहीं। आप लोग कह सकते हैं सर x में पावर 1 भी तो है, तो कौन सा देखना है? हायर, बड़ा वाला देखना है। कौन सा देखना है? बड़ा वाला। तो ये नहीं देखना है कि y का पावर 1 है और x का पावर 1 है, 2 वाला देखना है। 1 भी है 2 भी है तो 2 वाला। तो जब पावर, दिमाग में बैठाओ, जब पावर एक क्वांटिटी का पावर 2 हो और दूसरे क्वांटिटी का पावर 1 हो, या दूसरे क्वांटिटी का पावर 2 हो और पहले क्वांटिटी का पावर 1 हो, मतलब कि एक का पावर 2 हो और दूसरे का पावर 1 हो, यदि ऐसा है तो पैराबोला ही होगा। और आपके दिमाग में होना चाहिए कि शेप या तो ऐसा होगा, या तो शेप ऐसा होगा, या तो शेप ऐसा होगा, या तो शेप ऐसा होगा। दिमाग में बैठाओ, शेप जरूरी है, शेप जरूरी है। तो देखते हैं ना, देखते हैं कि ये सोचने वाला पार्ट है कि कैसा शेप होगा। पावर 2 पावर 1, पावर 1 पावर 2, ये वाला नहीं देखना है। पावर 1 पावर 2, ये वाला नहीं देखना है। पावर 2 ये नहीं देखना है। पावर 2 पावर 1, Q और T देखना है ना। पावर 1 पावर 2, इसको एक्सपैंड करोगे तो एक पावर 2 भी आएगा, एक पावर 1 भी आएगा। तो पावर 2 होगा और पावर 1, पावर 2 पावर 1, पावर 2 x का पावर 1। क्या हम लोग ये सीख गए कि कैसे पहचानेंगे कि पैराबोला है कि नहीं है? ये सीख गए। अब हम लोग थोड़ा फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लिए, ये सब पैराबोला के अंतर्गत आता है, आप लोग सीख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोग लिख लीजिएगा। ये यदि कोई हमसे ये कहता है, यदि हम लोग कोई कहता है कि खींचना है अब ना, चलो मैं तुम लोग कुछ चीजें सिखा दे रहा हूं ना, ध्यान से सुनना। ये रहा x और ये रहा y।
इससे पहले कि मैं पॉइंट ले लेके आप लोगों को खींच के दिखाऊं, मैं चाहता हूं कि पहले पैराबोला खींच देता हूं, क्योंकि शेप मालूम है ना। समझने की कोशिश करो। बताओ, स्ट्रेट लाइन के लिए तो 2 पॉइंट काफी होता है खींचना। स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट काफी है। पैराबोला के लिए, हाइपरबोला, एलिप्स, इन सब के लिए कितने पॉइंट? कर्व के लिए कितना भी पॉइंट गड़बड़ ही होता है, लेकिन नॉन कर्व के लिए हम लोग जो जानते हैं शेप, यही रीजन है कि शेप जानना जरूरी है। तो ये देखो ग्राफ, ये है ग्राफ, ठीक है। और इस ग्राफ में जब 1 होगा ना, तो ये, अच्छा कौन सा खींच रहे हैं वो मैं बताना भूल गया, y बराबर x² खींच रहे हैं ना। तो बताओ जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिखो। तो x1 होगा तो y 1 होगा। जल्दी से बताओ। x2 होगा तो y 9 होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा x माइनस होगा तो भी y 1 ही होगा, और x-2 होगा तो भी y 4 ही होगा, और x-3 होगा तो भी y 9 होगा, +9 होगा। क्या ये आप लोग ये पॉइंट्स निकालना सीख रहे हैं फटाफट? ये कोऑर्डिनेट है। x रखो, x मैं देता रहा तो y फटाफट इस रिलेशन से आता रहा ना, ठीक है। तो x1 है तो y 1 है, x1 है तो y 1 है, x2 है तो y 4 है, x3 है तो ये 9 है, x-1 है तो ये 1 है, x-2 है तो ये 4 है, ये है 0 ना, ये है ओरिजिन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये कैसे ग्राफ की बात हो रही है, कि किस तरीके से ग्राफ खींचा जाता है? पहले ही मैं इसलिए खींच दिया। अच्छा हाँ, एक और चीज़ जो ज़रूरी है जानना, एक पॉइंट ये है जो ये आप लोगों को जानना था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैं पहले ही क्यों खींच दिया। आपको पता है जो नून ग्राफ है, जो बताया था कि इलिप्स अंडा टाइप का होगा, पैराबोला ऐसा होगा, हाइपरबोला कैसा होगा, साइनसॉइडल कैसा होगा, उसकी वैल्यूज कोई बड़ी मेहनत से खींचा होगा ग्राफ पे ले लेके, आंख गड़ा गड़ा के जब बहुत मेहनत करके वो खींचा होगा, तो आज हम लोग इसका शेप जानते हैं। नहीं तो कर्व के लिए 2.3 है। अब आप लोगों को ये आइडिया लग गया होगा कि क्यों हम लोग नोन ग्राफ के शेप को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। सिमिलरली एक और चीज है, जैसे ही पावर ये माइनस होता है तो ये नीचे हो जाता है। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है? y बराबर -x², ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है नीचे, ये y बराबर -x²। तो सभी लोग खींच लें, ग्राफ खींच लें और समझने की कोशिश करें। सभी लोग ग्राफ खींच लें और समझने की कोशिश करें। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग कैसे बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे कि नीचे बनाएंगे, कि इधर बनाएंगे कि इधर बनाएंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। अभी ये हम लोगों को समझना है। एक तो नीचे वाला कैसे पता चलेगा, तो ध्यान सुनो, इसको भी याद रखोगे। जिसका पावर कम होता है, ठीक है, जिसका पावर कम होता है वो तेजी से भागता है। ये देखो पावर 1 है, पावर 1 है तो उधर की तरफ ही ग्राफ चिपका होता है, या तो प्लस में चिपका रहता है या तो माइनस की तरफ, पर वो तेजी से भागता है। वो देखो ये वाला y का पावर कम है। तो पैराबोला के बारे में आइडिया लगा आप लोगों को? ये समझने की कोशिश करना है हम लोगों को ना, कि कैसे समझेंगे किसके। अच्छा हाँ, फिर से थोड़ा कंक्लूड करता हूं। पैराबोला का शेप मालूम है, ऐसे
इसको भी कहते हैं y के अबाउट है, और इसको भी कहते हैं y के अबाउट है, इसको कहते हैं x के अबाउट है, इसको कहते हैं x के अबाउट है। तो किसके अबाउट बनता है? जिसका पावर कम होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं पावर कम होता है? इसके पीछे रीजन है। मतलब कौन एक्सिस तेजी से भागता है? जिसका पावर कम होता है। सोचने में तो लगता है कि उसको उस एक्सिस को तेजी से भागना चाहिए जिसका पावर ज्यादा होता है, उस एक्सिस की वैल्यू ज्यादा तेजी से भागना चाहिए जिसका पावर ज्यादा होता है, पर होता उल्टा है। वो एक्सिस ज्यादा तेजी से भागता है, उसकी वैल्यू उस एक्सिस की ज्यादा होती है जिसका पावर कम होता है। रीजन जानते हो? रीजन मैं बता रहा हूं। रीजन ये है कि जब x 10 रखोगे, x क्या रखोगे? 10 रखोगे, x रखोगे 10, तो जो 100 होगा, 100 होगा, वो तो y होगा। बताओ तो किसकी वैल्यू ज्यादा तेजी से भाग रही है? y की वैल्यू ज्यादा तेजी से भाग रही है कि x की वैल्यू? x की वैल्यू मैं 100 रखूंगा, x की वैल्यू मैं 100 रखूंगा तो y 10,000 हो जाएगा। तो बताओ कौन तेजी से भाग रहा है? तो कौन सा एक्सिस तेजी से भागता है यार? कौन सा एक्सिस तेजी से भागता है? जिसका पावर कम होता है। क्लियर हुआ? याद रहेगा आप लोगों को? चलिए, अब ये क्वेश्चन है कि हम लोग ऊपर बनाएं कि नीचे बनाएं। तो यदि ये प्लस है, यदि ये प्लस है तो ऊपर बनाओगे, और यदि यहाँ पे माइनस रहेगा, 2 डिग्री इक्वेशन माइनस हुआ तो नीचे बनाओगे। अच्छा, यदि हम लोग ये सीख गए तो एक काम करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और सीख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर ना। तो चलिए ये आप लोग बना लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं। हम लोग समझते हैं, बाकी सब ग्राफ। चलो जब हम लोग अब हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करने वाली बात करते हैं ना। क्लियर? देखते हैं। अब हम लोग एक्सिस के बारे में तो बात हो गई, अब हम लोग मल्टीप्लाई करने वाली बात करते हैं। चलो देखो, ये है y और ये है x, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि ये वाला ग्राफ y बराबर x स्क्वायर है। आप लोगों को याद होगा ना? आप लोगों को याद होगा y बराबर x स्क्वायर है ये, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि यदि ये तो बेसिक वाला हो गया जो हम लोग एक्स स्क्वायर जान रहे थे। ग्राफ का नेचर कैसा बदलता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ ना, ठीक है। चलो देखते हैं। ये देखो तो, यदि हम इसमें इस y बराबर एक्स स्क्वायर में यदि हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा ना। चलो, यदि हम लोग बात करें कि y बराबर 2x स्क्वायर की बात करें तो ये देखो ग्राफ ये है y बराबर 2x स्क्वायर। यदि मैं कहूँगा कि नहीं y बराबर 4x स्क्वायर, ये देखो ग्राफ। यदि मैं कहूँगा नहीं y बराबर 100x स्क्वायर, ये देखो ग्राफ। यदि मैं कह दूं नहीं y बराबर nx स्क्वायर, वेयर n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो यही वाला एक्सिस हो जाएगा। क्या आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, अच्छा, मान लो इसमें डिवाइड कर दूं, है ना, n इज वेरी लार्ज। मान लो इसमें डिवाइड कर दूं, बाई 2 कर दूं, तो देखो ये ग्राफ मैं x स्क्वायर बाई 2 कर रहा हूं,
y बराबर, यदि मैं कह दूं कि नहीं y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 करना है, तो ये देखो, यदि मैं कह दूं कि नहीं y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 10 करना है, ये देखो, यदि मैं कह दूं कि नहीं y बराबर एक्स स्क्वायर बाई n करना है, वेयर n टेंडिंग टू n इज 1 लाख, ये देखो, यदि मैं कह दूं कि y n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, सपोज इन दिस केस, यही वाला है। अब हमको जरा देख के बताओ कि आखिर हो क्या रहा है। ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो ये रहा है कि जब इससे मिलाओ तो जरा, ये जो पॉइंट है इससे मिलाओ, ये इससे हो क्या रहा है, जब किसी ग्राफ में जो वैल्यू है उसमें हम लोग एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तो और वैल्यू ज़्यादा होने लगती है, और वैल्यू ज़्यादा होने लगती है, और डिवाइड करते हैं तो कम होती रहती है, कम होती रहती है। इसका मतलब डिवाइड करने पे चीज़ें फैल जाती हैं, डिवाइड करने पे वो ग्राफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, और मल्टीप्लाई करने पे और स्ट्रेच हो जाता है इधर की तरफ, एक्स की तरफ। क्या ये बात समझ में आई? आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समझने की कोशिश करो, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि किसी फंक्शन में जो आपके पास है, किसी फंक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, यही रहे कोई भी फंक्शन में, जब हम लोग जो वैल्यू है y का, जिसका ग्राफ खींचना है, y का ग्राफ खींचना है, यदि उसमें एक से ज़्यादा नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए, 2, 4, 10 कुछ भी ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जितनी वैल्यू, देखो कैसे सोचोगे, 1 पर 1 था, ये 1 पर 1 है, अब पता चला कि अब यहाँ पे देखो ये 1 पर 2 है, देखो देखो 2 है, ये देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो 1 पर 2 भी नहीं, 1 पर 4 है, देखो ये देखो 4, देखो ये 1 पर 100 है, 100 है, ये 1 पर 1 था, 1 पर 2 है, 1 पर 4 है, 1 पर 100 है, 100। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सिमिलरली यदि बातचीत होगी तो नीचे भी बनाएंगे। यदि इन सब में मैं माइनस लगा दूं, इन सब में मैं क्या करूं, माइनस लगा दूं, तो सब किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, अब पूरा इसी का मिरर इमेज हो जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ सब मिरर इमेज हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग? बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। तो हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो अभी मैं आप लोग क्या सिखाया, किसी फंक्शन में जब कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अभी हम लोग ये सीखे। अब हम लोग सीखते हैं कि उसमें जोड़ते घटाते हैं तो कैसा होता है, कोई दिक्कत? अब हम लोग सीखेंगे कि इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे तो कैसा होता है, ठीक है? आप लोग इसको खींच लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि यदि हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो कैसा होगा, ठीक है? हाँ देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये वैल्यू है y बराबर एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है y बराबर एक्स स्क्वायर, हम लोग ये y है और ये x है, ठीक है? देखते हैं यदि कोई हमसे ये बोलता है, चलो अब हम लोग को देखना है कि जब हम लोग उसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा ना, जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे मतलब यदि कोई बोलता है कि ऐसा है सर कि y बराबर, इसमें हम 4 जोड़ दें, ध्यान से सुनो, तो किसी फंक्शन में हम लोग जोड़ते हैं तो जो शेप होता है ये खिसक जाता है, एज इट इज खिसक जाता है।
किसी फंक्शन में जोड़ते हैं तो वो ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे कब होता है? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे होता है, डिवाइड करते हैं तो ऐसे होता है, लेकिन जोड़ते हैं तो ऐसे ऐसे नहीं होता है। वो एज इट इज ऊपर सरक जाता है और घटाते हैं तो नीचे सरक जाता है। मतलब इसमें जोड़ दे 4 तो ये ऐसे हो जाएगा, एज इट इज 4 ऊपर खिसक जाएगा, और घटा दे तो यदि कोई कहता है कि नहीं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 खींचिए, तो इसे 4 अमाउंट पीछे नीचे सरका दूंगा मैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि कोई हमसे कहता है कि 4 जोड़ दीजिए इसमें, ये जो बेसिक जो हम लोग जानते हैं किसी चीज के बारे में, तो कोई कहता है इसमें 4 जोड़ दो, तो एज इट इज इसको हम ऊपर सरका देंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। ये कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं होगा, एज इट इज स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड, व्हेन यू ऐड समथिंग पॉजिटिव इट विल स्लाइड अप, and if you subtract something it will slide down by that much amount। जितना आप जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही अमाउंट ये ऊपर नीचे सरक जाएगा, स्लिप कर जाएगा। और ये बात भले ही पैराबोला के लिए पढ़ रहे हैं, ये हर फंक्शन के लिए होता है, ये समझना है। भले ही ये पैराबोला के लिए मैं स्लाइड करवा रहा हूं, ग्राफ कैसा भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, साइनसोइडल हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, पूरा भरा हुआ है फिजिक्स में। तो वो ऐसे ही आज इट इज सरका देंगे, जोड़ने पे सरका देंगे ऊपर और घटाने पे नीचे। कोई कहेगा y, कोई कहेगा नहीं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6, लो y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6, लो माइनस 6। कोई दिक्कत आप लोगों को? क्या सीख पाए आप लोग? सीख पाइए। यदि सीख पाए तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी मैं फंक्शन में जोड़ा हूं। हम लोग क्या क्या सीख लिए याद है? हम लोग सीख लिए किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। अब हम लोग सीख रहे हैं कि उस फंक्शन में जोड़ेंगे तो क्या होगा और घटा देंगे तो क्या होगा। ये हो गया है, जोड़ेंगे फंक्शन में तो स्लाइड अप और घटा देंगे तो स्लाइड डाउन, ये है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं। ये y है और ये x है। अच्छा, इनका आप नाम भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। इनका नाम लिख सकते हैं कि व्हेन यू ऐड समथिंग टू द फंक्शन, व्हेन वी सबट्रैक्ट समथिंग टू द फंक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना। तो नाम भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, नहीं तो रहने देते हैं। हाँ, अब हम लोग को समझने की कोशिश करना है कि हम लोग के पास ये ग्राफ था ना, जो बेसिक ग्राफ है, आप लोगों को याद होगा। ये हम लोग के पास बेसिक ग्राफ है, y बराबर एक्स स्क्वायर। इसी पैराबोला के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन में न जोड़ें। ध्यान सुनना, अब मैं x में नहीं जोड़ने जा रहा हूं, मैं अब x में नहीं जोड़ने जा रहा हूं, मैं सॉरी फंक्शन में एक्स स्क्वायर में नहीं जोड़ने जा रहा हूं, मैं वेरिएबल में जोड़ूंगा। मैं जो फंक्शन है, जो वैल्यू है, उसमें नहीं, एक्स स्क्वायर में नहीं जोड़ूंगा, अब वेरिएबल में जोड़ूंगा। वेरिएबल मतलब ये देखो, इसमें जोड़ूंगा, मतलब इसमें जोड़ूंगा। एक्स देखो, तो यदि कोई हमसे ये कहता है कि एक काम करिए, आप ग्राफ खींचिए, कोई हमसे बोलता है कि ग्राफ खींचिए y बराबर, कोई हमसे पूछता है कि ग्राफ खींचिए y बराबर
x प्लस 2 स्क्वायर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? मैं कह रहा हूं कि इस बार मैं फंक्शन में नहीं जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं, इस बार वेरिएबल में। फंक्शन में जोड़ने घटाने पे ऊपर नीचे सरक जाता है। दिमाग में बैठाओ, फोकस करो, दिमाग में फोकस करो। जब हम लोग किसी फंक्शन में अलग से कोई रिजल्ट है उसमें अलग से जोड़ते घटाते हैं तो ऊपर नीचे वैल्यू सरक जाती हैं। जोड़ने पर ऊपर एज इट इज और घटाने पर नीचे, ठीक है। लेकिन जब वेरिएबल में, फंक्शन में नहीं, इसमें नहीं, वेरिएबल में x में जोड़ते घटाते हैं तो ये इधर उधर सरक जाता है, इधर उधर। वेरिएबल में जोड़ने पर इधर उधर और फंक्शन में जोड़ने पर ऊपर नीचे। तो देखो ग्राफ कैसा हो गया और कैसे सरकता है ये भी ध्यान से। स्लाइड अब इसके लॉन्ग होगा, वेरिएबल में स्लाइड इसके लॉन्ग, और उल्टा होता है। वेरिएबल में जोड़ोगे तो इधर नहीं, इधर खिसक जाता है, और घटाओगे तो इधर ना। तो ये देखो, ध्यान से देखो, ये है। समझ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है? यहां पे अच्छा, कोई कहता है कि नहीं हम वेरिएबल में घटाएंगे, तो देखो समझो, समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जब हम लोग इस फंक्शन वेरिएबल में, आप लोग फिर से कंक्लूड करते हैं, इसको समझने की करते हैं, इकट्ठा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग फंक्शन में जोड़ते घटाते हैं तो एज इट इज ऊपर नीचे स्लाइड करता है ना। और जब वेरिएबल में करते हैं तो इधर उधर स्लाइड करता है। इसमें तो सेम सेंस होता है। फंक्शन में ऐड करते हैं तो ऊपर स्लाइड करता है उतना ही अमाउंट, और माइनस करते हैं तो उतना ही नीचे सरक जाता है। लेकिन जब स्लाइड करता है x के लॉन्ग, एज इट इज स्लाइड करता है, तो जोड़ते हैं x में, वेरिएबल में जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो इधर सरक जाता है, और माइनस करते हैं तो उधर सरक जाता है। बैठाओ दिमाग में, उल्टा होता है। अब तुम सोचोगे कि क्यों उल्टा होता है, एक्सप्लेन कर देता हूं क्यों उल्टा होता है। ये देखो, ये 0 0 है, मतलब x बराबर 0 पे ये 0 था y। अब जरा यहां देखो तो ये 0 तब होगा, ये 0 y 0 तब होगा जब x 2 होगा, y 0 तब होगा जब x 2 होगा। तो जब घटाते हैं तो इधर 0 रहता है, जब वेरिएबल में घटाए रहते हैं तो ये प्लस की तरफ 0 रहता है, और जोड़े रहते हैं तो माइनस की तरफ। बताओ ये y 0 कब होगा, जरा देख के बताओ, y 0 कब होगा? y 0 तब होगा जब x -2 होगा। y 0 देखो, y 0 देखो। हमें लगता है कि बहुत ही आसान सी चीज़ है ये, बड़े आराम से आप सीख सकते हैं इसको। फिर से मैं याद दिला दूं कि कोई चीज़ जब हम लोग फंक्शन में जोड़ना, ध्यान सुनो, फंक्शन में जोड़ना, एक्स स्क्वायर में जोड़ना अलग बात होती है, एक्स स्क्वायर में जोड़ना अलग बात होती है, और एक्स में जोड़ना अलग बात होती है। जब एक्स स्क्वायर में जोड़ते हैं अलग से तो ये ऊपर नीचे स्लाइड करता है, और जब एक्स में जोड़ते हैं किसी फंक्शन में तो इधर उधर स्लाइड करता है। जब प्लस जोड़ते हैं तो इधर स्लाइड करता है, माइनस में, वेरिएबल में, और जब माइनस करते हैं तो प्लस में स्लाइड करता है। लेकिन जब फंक्शन में जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे स्लाइड करता है, और ग्राफ एज इट इज स्लाइड करता है। ये समझने की जरूरत है। तो हमको जो मेन चीज था, जो अंडरस्टैंडिंग बनानी थी ग्राफ की, कि किस तरीके से ग्राफ फ्लैट होता है, कंप्रेस होता है, स्लाइड करता है और स्लाइड करता है।
आप लोगों को ये याद है कि पैराबोला, तो कैसे पहचानोगे पैराबोला है? पावर एक का पावर 1 हो और एक का पावर 2 हो, एक क्वांटिटी का पावर 1 हो और दूसरे क्वांटिटी का पावर 2 हो, 1 2 2 1 हो तो पैराबोला होगा। और पावर 1 1 होगा, दोनों का पावर वेरिएबल v और t वाली रिलेशन है, v का पावर भी 1 है और t का पावर भी 1 है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? तो चलिए बच्चों, हमें आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए। आज हम लोग स्लाइड के बारे में पढ़ लिए, किस तरह से चीज़ें वेरी करती हैं, कैसे स्लाइड होती हैं, फंक्शन के बारे में, उनके रिजल्ट के बारे में। तो एक बड़ा मज़ेदार चीज़ मिला हम लोगों को, है ना, किस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होता है ये भी हम बताए आपको। अच्छा, वेरिएबल में यदि आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, चीज़ों का मल्टीप्लाई करते हैं, या ये देखो, यदि वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दें या वेरिएबल में डिवाइड कर दें, ध्यान से सुनना, वेरिएबल में, फंक्शन में तो मल्टीप्लाई डिवाइड सीख लिए हैं, अब हम लोग वेरिएबल में मल्टीप्लाई डिवाइड सीख लेते हैं, क्योंकि अब यही अंतिम है। जब वेरिएबल में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो पूरा ग्राफ खिंचा जाता है ऐसे, और डिवाइड करते तो कंप्रेस हो जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ये जब वेरिएबल फंक्शन में, सॉरी क्या था यार, कहाँ गया, फिर से सुनो ध्यान से। हम लोग ये सीख लिए हैं, जब हम लोग फंक्शन में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऐसे हो जाता है ना, इधर की तरफ ऐसे। फंक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ग्राफ खिंचा जाता है, ग्राफ ऐसे खिंचा जाता है, और डिवाइड करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन फंक्शन में। और वेरिएबल में मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो खिंचा जाता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्रेस। एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो दिखा देता हूँ, अभी एग्जांपल लेते हैं, आप लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि पैराबोला से हो सकता है आप लोगों को कम समझ में आए, तो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को याद होगा, ये अलग से बना सकते हो, ये वाई एक्स है, तो ये साइन एक्स है, हाँ, y बराबर साइन एक्स, ना। अब समझने की कोशिश करो, यदि इसमें 4 जोड़ दें, तो हमें यहां बनाना होगा ना। यदि इसमें साइन एक्स में 4 जोड़ दें, यदि हम लोग इसमें 4 जोड़ दें तो हमें यहां बनाना होगा ग्राफ ऐसे ही, और यदि 4 घटा दें तो हमें यहां बनाना होगा। ये बात हो चुकी है, याद होगा शायद आप लोगों को। बोलो, फिर सुनो मेरी बात आराम से, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यदि इसमें हम 4 जोड़ दें तो हमें ऊपर बनाना होगा, याद होगा, स्लाइड हो जाएगा ऊपर, और 4 घटा दें तो हमें नीचे बनाना होगा और एज इट इज बनाना होगा, याद होगा तो ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यदि इसमें हम लोग x में घटा दें और जोड़ दें तो ये पूरा ग्राफ इधर सरक जाएगा, जोड़ देंगे तो इधर सरक जाएगा और घटा देंगे तो इधर सरक जाएगा। ये भी पढ़ चुके हैं, याद होगा, कोई दिक्कत? ठीक है, अब सुनो, यदि हम लोग केवल, ध्यान से मेरी बात सुनो, यदि हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें, 2 का, तो जानते हो ग्राफ ऐसे हो जाएगा। देखो, ये कौन सा वाला है, y बराबर 2 साइन एक्स है। बोलो, यदि 2 का डिवाइड कर देंगे तो देखो ऐसे हो जाएगा। देखो,
ये कौन सा ग्राफ है भाई, ये कौन सा ग्राफ है, y बराबर साइन x बाई 2 है। बोलो क्या आप लोग समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूं कि फंक्शन में जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक से ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं तो खिंचा जाता है, और डिवाइड करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है। समझ में आ रहा है। लेकिन यदि वेरिएबल में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, जोड़ घटाना तो सीख गए हैं, वेरिएबल में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे हो जाता है। देखो ध्यान से सुनना ना, मेरी बात ध्यान सुनो। ये है y बराबर साइन nx n ग्रेटर देन 1। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है। जब ज्यादा वेरिएबल में ज्यादा का मल्टीप्लाई कर दे तो कंप्रेस हो जाएगा, वेरिएबल में कंप्रेस हो जाएगा। जैसे लग रहा है जैसे कोई स्प्रिंग है उसको कंप्रेस कर दिया गया है, इस स्प्रिंग ऐसे 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 कंप्रेस कर दिया गया है। और यदि इसी में हम लोग डिवाइड कर दें तो देखो डिवाइड करने पे ऐसा हो जाएगा। देखो ये है y बराबर साइन x बाई n, ऑब्वियसली n ग्रेटर देन 1। क्या आप लोग मेरी बात समझे, क्या आप लोग मेरी बात समझे। अच्छा हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, कुछ बच्चों का कुछ क्वेश्चन डाउट आया है कि ऐसा क्यों होता है। चलिए मैं बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। चलो देखो y बराबर साइन 2x लेते हैं ना nx की जगह, ठीक है। देखो ये ध्यान सुनना, जब यहां पे देखो ध्यान सुनो मेरी बात। ये देखो जब x पाई बाई 2 होगा तो 1 होगा, x पाई बाई 2 होगा तो 1 होगा। हाँ मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो मैक्सिमम है 1, जो मैक्सिमा है x पाई बाई 2 होगा तो होगा, पाई बाई 2 पे 1 होगा। बोलो पाई बाई 2 पे 1 होगा, ठीक है 1 होगा, क्लियर। लेकिन यहां पे देखो पाई बाई 4 पे ही 1 होगा, क्योंकि 2 पाई बाई 4 पे ही 1 होगा। मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये लोग तुम लोग एक खींच लेना, मैं इसको हटा रहा हूं ना अभी। चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को सिखा देता हूं। चलो वेरिएबल वाला कुछ लोगों को कम समझ में आ रहा है। इसको करते हैं ना, इसको समझने की कोशिश करें। वेरिएबल वाला कुछ बच्चों को कम समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं। ये पहले बताओ कि ये बताओ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पाई बाई 2 पर पहले तो ये जान लो, ये y बराबर साइन x है ना, ये ना पढ़ रहे थे। तो बताओ पाई बाई 2 पर ये पाई बाई 2 पर 1 है, ये कोई दिक्कत, ये ठीक है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको समझा रहा हूं कि ये क्यों हम लोग कंप्रेस कर देते हैं ना, मल्टीप्लाई करने पे कंप्रेस कर देते हैं और डिवाइड करने पे क्यों एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये पाई बाई 2 पे है ये।
अच्छा, अब हमको ये बताओ कि यदि हम लोग बात करें y बराबर साइन जो मल्टीप्लाई किए थे वेरिएबल में 2x ना, अब बताओ ये कितने पे ही 1 हो जाएगा? तो x पाई बाई 4 पे ही हो जाएगा। देखो यहां पर, यहां पे मतलब ये ऐसे हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है ये? फिर से याद दिला देता हूं, मैं ये कर रहा हूं कि साइन एक्स आप लोगों को दिख रहा है, ये साइन एक्स ग्राफ, ये मैक्सिमम कब होगा साइन एक्स? जब एक्स पाई बाई 2 होगा। इतना तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जानते होगे कि पाई बाई 2 पर मैक्सिमम होता है। लेकिन जब साइन 2x कर देंगे तो बताओ ये पाई बाई एक्स पाई बाई 4 होगा, ये पाई बाई 4 होगा तभी ये पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो 2 भी तो है, ये पाई बाई 4 पे ही 1 हो जाएगा। देखो पहले ही 1 हो जाएगा। एक काम करते हैं, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए तो बस फिलहाल अभी आप, ये मैथमेटिकल पार्ट है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं थी ना। जिन जिन भी लोगों को नहीं समझ में आया है, ये टीचर्स पढ़ाते नहीं है जितना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये साइंटिफिक एक अप्रोच टाइप का था। तो इमेजिन करो कि एक बुरा सपना था और इसको भूल जाओ। यदि जिनको कम समझ में आ रहा है, मैं तो आप लोगों को बस ऐसे ही बता रहा था कि ताकि हम लोग दुनिया के किसी ग्राफ के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वेरिएबल के अंडरस्टैंडिंग को लेके चलें। वैसे किताबों में ये सब दिया नहीं है और कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। तो यदि आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब करेंगे तो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको ऐसे समझने की जरूरत नहीं है कि ये कंप्रेस कैसे हो गया। साइन एक्स यदि ऐसा था तो साइन एक्स ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, इतना जल्दी कैसे होगा, इतना जल्दी कैसे हो गया, जबकि ऐसे था। और डिवाइड करने पे जो ऐसे था, डिवाइड करने पे ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, इतना लंबा क्यों हो गया ना। तो डिवाइड करने पे खिंचा जाता है और मल्टीप्लाई करने पे कंप्रेस हो जाता है पूरा ग्राफ, जो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग टाइप का। तो कोई बात नहीं, यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सीखेंगे हम लोग दूसरी चीज, है ना। तो मैं अपने इंटरेस्ट के लिए मैं सोचा कि आप लोग शायद थोड़ा जल्दी से समझ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी ग्राफ को आगे पढ़ते हैं। थैंक यू। चलो फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसी में ग्राफ में थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को मेनली क्या समझना था, पहचानना था कि पैराबोला कब होगा और स्ट्रेट लाइन कब होगा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे इलिप्स और हाइपरबोला कब होगा, जो हमें ज़रूरत है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आगे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।